नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियां। भारत चीन के बीच 12 करार, 5 साल में चीन $20 बिलियन का करेगा निवेश। परमाणु सहयोग पर दोनों देश बातचीत के लिए राजी। भारत ने उठाया चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मसला, दिया वास्तविक नियंत्रण रेखा तय करने का सुझाव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र में आत्मसम्मान की शर्त पर नहीं होगा समझौता। सीट बंटवारे पर बीजेपी शिवसेना में गतिरोध कायम। सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र को सार्वजनिक तौर पर आवेदन मंगाने का दिया निर्देश। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाने पर जवाब तलब। और स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह जारी, करीब 43 लाख लोग यूनाइटेड किंगडम से अलग होने पर करेंगे फैसला। वोटों की गिनती कल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन के बीच आज नए रिश्तों की शुरुआत की। शी जिनपिंग की यात्रा के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच 12 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रे से होकर एक नया रास्ता खोलने को लेकर करार हुआ है। साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण में भी चीन सहयोग करेगा। इन समझौतों के तहत अगले 5 सालों में चीन भारत में $20 बिलियन का निवेश करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दूसरे दिन उनका राष्ट्रपति भवन में पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शिखर वार्ता हुई। पहले दोनों नेताओं ने अकेले में और फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों और विकास को गति देने को लेकर प्रमुखता से बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां चीन को अपनी वीजा नीति में बदलाव लाने और चीन से आने वाली नदियों के प्रबंधन का मुद्दा उठाया, उन्होंने साफ कर दिया कि विश्वास का माहौल बनाने के लिए चीन को आगे आना होगा। भारत एशिया के चौराहे पर है। मैं मानता हूं कि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने से एशिया की समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में विश्वास, शांति, स्थिरता और सहयोग का माहौल बनाना जरूरी भी है। चीन चाहता है कि पूरे एशिया को सड़क रास्ते से जोड़ दिया जाए ताकि चीन में बने सामानों को बेचने में उसे सहूलियत हो। 双方同意共同引领区域合作，推进梦中印缅经济走廊建设，支持对方参与区域和次区域合作，发挥中印双引擎作用，引领地区经济增长，促进本地区的发展繁荣。 इस मौके पर भारत और चीन के बीच 12 अहम समझौते हुए। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया रास्ता, आर्थिक व्यापार हित समझौते, मीडिया प्रोडक्शन में सहयोग और भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण शामिल है। इसके अलावा अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग पर भी करार हुआ। चीन भारत में 2 औद्योगिक पार्क की स्थापना के अलावा मुंबई को शंघाई की तर्ज पर विकसित करने में सहयोग करेगा। चीन कुल मिलाकर अगले 5 सालों में भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। चीन आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने पर सहमत है। चीन भारत को SCO की पूर्ण सदस्यता के लिए भी समर्थन करेगा। वहीं भारत चीन को सार्क संगठन के साथ और ज्यादा जोड़ने में मदद करेगा। भारत और चीन के बीच तकरीबन 20 समझौते होने थे और कम से कम $50 बिलियन का निवेश होना था। यह तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि सीमा मामले पे भारत ने खुलकर बात की और इसका नतीजा तभी पता चलेगा जब अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे। कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ राज्यसभा टेलीविजन के लिए अखिलेश सुमन। भारत चीन शिखर वार्ता में चीन सीमा विवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। सीमा को लेकर दोनों देश फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, जबकि बातचीत के एजेंडे में ये प्रमुखता से शामिल था। उधर शुमार में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ और चीनी सैनिकों के पहुंचने से तनाव बढ़ गया है। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता हो रही थी, तो लद्दाख के चुमार इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शिखर वार्ता में भारत ने सीमा विवाद और चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला जोर शोर से उठाया। बैठक में दोनों देशों ने सीमा विवाद को जल्द सुलझाने और सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। एक दूसरे की चिंताओं और संवेदनशीलता का आदर हो, संबंधों में
और सीमा पर शांति और स्थिरता रहे, मित्रता और सहयोग हो। अगर यह रहे तो हम इन संबंधों की अपार क्षमताओं को पूरा कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने में सक्षम हैं, साथ ही सीमा पर शांति बनाए रखने की बात कही। 但双方完全可以通过现有多层次的涉边机制，及时加以有效管控，防止对双边关系形成大的干扰。中方有决心同印方通过友好协商早日解决边界问题，也有诚意在此之前共同维护好边境地区的和平与安宁。 गुरुवार को लेह के चुमार इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और बढ़ गया। चीन के कुछ और सैनिकों के चुमार भेजने की खबर के बाद भारत ने भी वहां अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इधर सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच अब तक 2 फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं। बुधवार को इस बारे में लंबी चर्चा हुई। लद्दाख के दमछोक में चीनी बंजारे रेबोस के तंबू गाड़े जाने का मसला अभी भी जारी है। इसमें भारतीय क्षेत्र में करीब आधा किलोमीटर तक घुसपैठ की गई है। साल 2014 में अब तक चीन 334 बार घुसपैठ कर चुका है। 2010 से 2013 के बीच 1200 बार भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ त्रिविदेश मैनी हैं जो कि जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में रिसर्चर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिविदेश साहब। ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर, वो है एक तरफ तो चीनी राष्ट्रपति का दौरा हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंस उसको दिया जा रहा है भारत में भी और दूसरे देशों में भी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के साथ साथ घुसपैठ का मामला भी सामने आ रहा है जी। तो कितना सीरियस है ये, और इतनी सारी बातचीत के बाद, यहाँ तक कि आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में बातचीत हुई, उसके बावजूद ऐसे मामले क्यों बार बार देखने को आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, बेसिकली अगर नोटिस किया है तो तकरीबन जब भी बायलैटरल मीटिंग्स होनी होती हैं या कोई इंपॉर्टेंट विजिट होती है ऑन आइदर साइड लीडरशिप की, तो ऐसे जो एपिसोड्स हैं ये बढ़ते हैं। 2012, 2013, 2014 में खास करके जो घटनाएं इंट्रूजन्स की बढ़ी हैं, बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है और डेफिनेटली टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। बट कुछ मेरे हिसाब से जो ये मेरे ख्याल चाइना का एक तरीका है टेस्ट करने का कि इंडियन लीडरशिप को एक तो रिएक्शंस क्या होंगी इस तरफ, और दूसरी बात ये जो अग्रेसिव डिप्लोमेसी इंडिया फॉलो कर रही है साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम के साथ, और जो कई पड़ोसी चाइना के जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, खास करके जो जापान की जो विजिट थी इंडिया की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल ये लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में तो चाइना ने अपनी तरह से जवाब देने की कोशिश की। मालदीव जाकर और श्रीलंका जाकर वो जवाब देने का एक डिप्लोमेटिक तरीका था, फिर ये तरीका क्यों अपनाया गया? देखिए, आई थिंक बेसिकली जैसे कई एरियाज़ हैं जो ग्रे एरियाज़ हैं, जैसे ट्रेड का वहाँ पर ठीक है मिडिल पाथ ढूंढा जा सकता है। हाँ। इसमें डेफिनेटली बेशक कुछ एनालिस्ट्स दोनों तरफ बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इसके सॉल्यूशंस हैं, बट आई डोंट थिंक कि इन द नियर फ्यूचर आइदर साइड जो है दे विल बज फ्रॉम देयर स्टैंड्स। तो उस हिसाब से और उनका भी मेरे ख्याल जो नई लीडरशिप आई है इंडिया में उसको भी टेस्ट करने का है कि अभी क्या रिएक्शंस अलग होंगी पहले से, क्या सिमिलर रिएक्शंस होंगी। सो आई थिंक तो क्या कहा जाए, इंडिया पास हुआ उस रिएक्शन में या नहीं? आई थिंक बिल्कुल। आई थिंक बेसिकली सटली जो है हमने संदेश बड़ा क्लियरली दे दिया कि ठीक है ट्रेड जो है, व्यापार जो है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर सीमाओं पर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, अगर बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम्स होंगी उस सिचुएशन में और लेकिन जब हम व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो विश्वास जीतने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वही तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर्स ने काफ़ी क्लियरली ये स्पेल आउट किया था कि जब तक इन इश्यूज़ पर अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो विश्वास नहीं बढ़ेगा, मतलब काफ़ी क्लियरली। और मेरे ख्याल ये काफ़ी पहले भी ये कहना कि पहली बार ऐसे हुआ, पहले भी पिछले 17 बार इस पर बातचीत हो चुकी है। बिल्कुल। और बट मेरे ख्याल से जो मेन तब्दील जो अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो पिछले कुछ सालों में इंडिया एक्टिव हो गई है साउथ ईस्ट एशिया में, प्लस तो ये डिप्लोमेसी में जो सिंबॉलिक होती हैं बातें कि हमने सिंबॉलिकली जैसे जापान गए साउथ, और भी ज़्यादा मेरे ख्याल कुछ अग्रेसिव जो फोर्सेस थे चाइना में वो टेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक तो रिएक्ट कैसे करेगा, और कई ऐसे भी हैं दोनों तरफ जो कि डिस्टेबलाइज भी करना चाहते हैं इस
बेसिक रिलेशनशिप को। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो सीमा पर वहाँ घुसपैठ की कोशिश हुई है, हालांकि वो पीछे हट गए हैं लेकिन सीमा पर बने हुए हैं, क्या ये मामला आने वाले 1-2 दिनों में सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि अभी चीनी राष्ट्रपति कल तक भारत में हैं, तो उनके जाने से पहले तक ये विवाद खत्म हो जाएगा? जो हम जो चाइनीज़ डिप्लोमेसी है या जो विदेश नीति है उनकी बड़ी, इट्स नॉट अबाउट कि वो एब्सोल्यूटिस्ट टर्म्स में कुछ नहीं देखते। तो उन्होंने अपना एक इशारा देना था इंडिया की तरफ कि इस मुद्दे की सोल्यूशन ढूंढी जाए और वो भी हमारी टर्म्स पे हो, तो उन्होंने वो दे दिया है। उसके बाद थोड़ी देर अब फिर से मेरे ख्याल एज आई सेड मे बी द नेक्स्ट 1 or 2 days शॉर्ट टर्म सोल्यूशन डेफिनेटली होगी, बट इन द लॉन्ग रन जब तक कि मेरे ख्याल इवन जो लाइक एनी अदर कंट्री चाइनीज़ भी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे को मेरे ख्याल थोड़ी और मैं मिलिटरीली तो नहीं बट जनरली लैंग्वेज में कुछ फर्मनेस और स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि आज मैंने कहा बड़ा सटल एक संदेश दे दिया था कि सब कुछ हो सकता है, बट अगर ये डिस्प्यूट्स रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा उसका। जी, और शायद यही वजह रही कि जो गर्मजोशी कल देखने को मिली अहमदाबाद में, वो दिल्ली आते आते और इस तरह की इवेंट्स और घटनाओं की वजह से कुछ गर्मजोशी में कमी आई? नहीं, मेरे ख्याल से जो तो अग्रीमेंट साइन होनी थी इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने उस क्षेत्र में तो सारा कुछ ठीक अग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुई, बट डेफिनेटली जो केमिस्ट्री थी, जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भी थी दोनों लीडर्स की, उसमें डेफिनेटली आज एक तब्दील थी। आपने भी रीड किया? कुछ तो चेंजेस डेफिनेटली दिखते हैं, और स्पेशली ऑन द इंडियन साइड, क्योंकि जो मर्जी है डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि एक इमेज गई थी कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा, बट तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिएक्शन टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चुनौती थी इंडियन लीडरशिप के लिए। और मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छा एक स्टैंड लिया गया, एक तरफ जहाँ पर कंटिन्यूटी है पॉलिसी की, ज़्यादा तब्दील नहीं होगी, बट जो थोड़ा मैसेज जो गया है मेरे ख्याल थोड़ा हार्ड गया है पहले से ज़्यादा। जी, पहले से ज़्यादा हार्ड मैसेज देने के लिए ही ज़्यादा वक्त देना पड़ा मीटिंग में क्या? क्योंकि आज जो मीटिंग तय हुई थी आधे घंटे की, वो 1.5 घंटे चली, जो 1.5 घंटे की तय हुई थी वो 3 घंटे चली, तो क्या इस बीच में आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड मैसेज देने की कोशिश की गई थी इस लंबी मीटिंग्स के जरिए? डेफिनेटली, आई थिंक जैसे कि मैंने कहा पहले भी ये संदेश दिया जाता था, लेकिन आज जिस तरह से इसको इम्पोर्टेंस दी, महत्व दिया गया, ये बिल्कुल, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल ये सिग्निफिकेंट था। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे की खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में कई जगहों पर तिब्बत के लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे का विरोध भी किया। हैदराबाद हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और इस बीच तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने मुंबई में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुले विचारों वाले हैं। साथ ही तिब्बत के मसले का भी उन्होंने जिक्र किया। Xi Jinping, I think different Xi Jinping's thinking, more realistic, more open-minded, so he can learn more things from India. And after all, Sino-Indian relation on the basis of mutual trust is very important, very essential. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे देश की कुछ और खबरों के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि पार्टी आत्मसम्मान की शर्त पर शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वो 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। बीजेपी ने शिवसेना को जल्द फैसले का अल्टीमेटम भी दे दिया है। उधर कांग्रेस और एनसीपी भी सीट बंटवारे के गणित को लेकर माथा पच्ची में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा बीजेपी और शिवसेना के लिए बड़ा सवाल बन गया है। इस तालमेल पर दोनों पार्टियों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। गुरुवार को कोल्हापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कहा कि कोई भी तालमेल आत्मसम्मान को ताक पर रखकर नहीं किया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि दोनों 135 सीटों पर चुनाव लड़ें और बाकी सीटें गठबंधन के छोटे दलों को दी जाए। इस सिलसिले में 20 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। कोई विवाद नहीं है, सारा विवाद सुलझ गया और गठबंधन रहेगा और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का पुराना संबंध है और हम इस बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम दोनों दल को निर्णय करना पड़ेगा।
उधर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच जल्दी मुलाकात हो सकती है। जैसे शिवसेना बीजेपी के बीच में मुख्यमंत्री को लेकर घमसान हो रहा है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सीट शेयरिंग में हो सकता है कि 19-20 हम लोग बातचीत कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 20 सितंबर से नामांकन भरने का सिलसिला शुरू होगा। राज्य की सभी 288 सीटों पर 15 अक्टूबर को मतदान होगा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट को उस शख्स का नाम बताने से इनकार कर दिया है जिसने सीबीआई निदेशक के घर की मुलाकातियों की सूची की जानकारी दी थी। कोर्ट से एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि नाम उजागर होने पर विसिल ब्लोअर की जान को खतरा हो सकता है। एनजीओ ने कोर्ट से दस्तावेजों के आधार पर रंजीत सिन्हा पर लगाए आरोपों की जांच करने की अपील भी की है। एनजीओ ने इस सूची के आधार पर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा और 2G के आरोपियों के मुलाकात का दावा किया है। कोर्ट ने सोमवार को ये भी साफ किया था कि विसिल ब्लोअर का नाम जानने के बाद ही मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई का दिन 22 सितंबर को रखा गया है। हिंदुस्तान में बहुत सारे विसिल ब्लोअर्स हुए हैं जिनका खुलासा होने पर उनकी हत्या कर दी गई या उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है इस केस में। तो यही स्टैंड हम लोगों ने अपने एफिडेविट में लिया। बाढ़ के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती महामारी फैलने से रोकने की है। श्रीनगर के अधिकतर हिस्सों में जानवरों के शव तैर रहे हैं। स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष में पेट की तकलीफ और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जब सैलाब आया तो लोग अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन बेजुबान जानवरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। राहत बोट में इंसान के लिए तो जगह थी, लेकिन पालतू के लिए नहीं। जानवर बहुत ज़्यादा मर गया सर यहाँ, क्योंकि यहाँ घर में अपने आप को बचाने के लिए निकला तो जानवर पीछे छोड़ गया। हर एक को लिए यहाँ जानवर मर गया, वो गंदगी फैल गया यहाँ। अभी ज़मीन खुला नहीं है, पानी सारे ज़मीन में है, थोड़ी सी सड़कें खुल गई है। अगर कहीं ज़मीन मिलता है तो दफना देंगे। बाढ़ का पानी सूख जाने के बाद मरे हुए जानवरों की लाशें दिखना शुरू हो गईं। हालात ये है कि जानवरों के शवों से आने वाली दुर्गंध से न केवल सांस लेना दूभर हो गया, बल्कि कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। फिलहाल जो डॉक्टर्स की टीम है वो यही कह रही है कि बहुत खतरा हो गया है। लगातार जानवरों की जो है वो गंध बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से वाटरबॉर्न और एयरबॉर्न डिजीज जो कोलरा वगैरह है, इस तरह का खतरा, डायरिया है, कोलरा है, और दूसरी तरह के कम्युनिकेबल डिजीज भी हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पानी के प्रदूषित होने का खतरा भी बढ़ा है। कश्मीर को महामारी के प्रकोप से बचाने की खातिर केंद्र से कई डॉक्टरों की टीमें भेजी गई हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी पीड़ितों तक दवाइयां और जरूरी साजो सामान पहुंचाने में जुटी हैं। गाय भैंस लाइव स्टॉक्स बहुत डेथ हुआ है, इन सबको हटाना है, इन सबको प्यूरिफाई करना है, ब्लीचिंग पाउडर्स या फिनाइल से देना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लोगों के अंदर में एक कुछ बीमारी फैलने के चांसेस है यहाँ पे। उसी पानी से लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, सब अपने अपने दुकान साफ कर रहे हैं, तो उससे भी बीमारियां फैल सकती है। इन जानवरों का अंतिम संस्कार करना भी ऐसे समय में मुश्किल है, क्योंकि जमीन में पानी का स्तर बहुत ऊंचा है और जलाने के लिए सूखी लकड़ी अभी नहीं मिल पा रही। बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इन कंकालों को बाहर निकालने की है। जितनी जल्दी प्रशासन इन कंकालों को बाहर निकालेगा, उतना ही कम खतरा होगा बीमारियां फैलने का। श्रीनगर से कैमरामैन प्रशांतों के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टेलीविजन। केंद्र सरकार ने देश में नवजात शिशु मृत्यु दर घटाने पर काम शुरू कर दिया है। देश में फिलहाल 1000 बच्चों में 29 बच्चों की जन्म होते हैं और उसके 1 महीने के अंदर मौत हो जाती है। सरकार का लक्ष्य ये है कि इस दर को घटाया जाए। 10 बच्चे प्रति 1000 से नीचे इसका लक्ष्य लाने का उद्देश्य है। सरकार इसके साथ ही मृत पैदा होने वाले बच्चों की दर में भी कमी लाने का काम कर रही है। देश में बच्चों की और गर्भवती माताओं की मृत्यु दर को कम करना है, और अंतिम लक्ष्य ये है कि खाली कम नहीं करना है, कोई भी जो मौत प्रिवेंटेबल है, वो बच्चे की हो, वो माँ की हो, वो किसी भी कीमत पर होनी नहीं चाहिए। But by putting the right measures in place and having this ongoing commitment to make it better and better each year, this incredibly ambitious goal of getting the neonatal death rate down to single digits by 2030, I believe that is achievable.
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन पदों के लिए सार्वजनिक तौर पर आवेदन मंगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को व्यापक और पारदर्शी बनाने को लेकर 9 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और दूसरे सतर्कता आयुक्तों के पदों के लिए हर तरह के लोगों को आवेदन भरने की छूट होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से ऐसी प्रणाली तैयार करने को कहा है जिसमें इन पदों के लिए नौकरशाहों के अलावा दूसरे लोग भी आवेदन कर सकें। पारदर्शिता नहीं है, कोई आदमी नॉमिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ सेक्रेटरीज ही बस तय कर लेते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनका जवाब मांगा है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मामले के लंबित रहने तक सीवीसी की नियुक्ति पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि सरकार सभी नियुक्तियों में पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वर्तमान सरकार है वो संपूर्ण रूप से पारदर्शिता में विश्वास रखती है और किस प्रकार से सबसे टैलेंटेड व्यक्ति जो सीवीसी पद को बैठने लायक है वो सीवीसी बन सके, उसके लिए यह सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन surely have taken the right step by asking the government, and the government must come clean. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। मौजूदा सीवीसी प्रदीप कुमार का कार्यकाल 28 सितंबर को खत्म हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सीवीसी की चयन समिति का सदस्य होता है। नेता विपक्ष के नहीं होने पर सरकार क्या प्रक्रिया अपनाएगी, ये अभी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। स्कॉटलैंड में आज ऐतिहासिक जनमत संग्रह हो रहा है, जिसमें यह तय होगा कि वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहेगा या नहीं। कल वोटों की गिनती के नतीजे का ऐलान होगा। माना यह जा रहा है कि स्कॉटलैंड के अलग होने की सूरत में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की साख पर भी असर पड़ सकेगा। ब्रिटेन के उत्तर में स्थित स्कॉटलैंड के लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। ब्रिटेन से अलग होने को लेकर यहां जनमत संग्रह हो रहा है, जिसके लिए 43 लाख से ज्यादा स्कॉटिश मतदाता वोट डाल रहे हैं। इसके नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड का 307 साल पुराना नाता रहेगा या खत्म हो जाएगा। अलग स्कॉटलैंड की मुहिम चलाने वाले एलेक्स सलमंड पहल वोट डालने वालों में शामिल थे। We've got the chance to build a more prosperous economy, but also a fairer society. That's a wonderful, positive vision, and that's why Scotland should grasp that opportunity with both hands. स्कॉटलैंड को लेकर ब्रिटेन में जमकर चर्चा और बहस हुई। आजादी के समर्थक यस कैंपेन चला रहे थे, तो बंटवारे के विरोधी नो कैंपेन चलाकर बेटर टुगेदर को ही देश हित बता रहे थे। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी और विपक्षी लेबर पार्टी दोनों ही स्कॉटलैंड के बंटवारे को नुकसानदेह करार दे रहे हैं। दरअसल यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। ये जनमत संग्रह उसके लिए काफी मायने रखता है। अलग होने की सूरत में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। स्कॉटलैंड के लिए करेंसी, संविधान, महारानी एलिजाबेथ की भूमिका, यूरोपीय संघ में रहने को लेकर सवाल अभी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चीनी राष्ट्रपति की पत्नी पेंग लुआन की कूटनीति से दूर किस तरह की मशरूफियत रही आज दिल्ली में, उसकी कुछ खबर के साथ। दिल्ली के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में ये रंगारंग कार्यक्रम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लुआन के सम्मान में आयोजित किया गया है। बच्चों ने पेंग का स्वागत चीनी भाषा में किया। पेंग भी काफी उत्साहित नजर आईं। उन्होंने बच्चों के लिए चीनी भाषा में शुभकामना संदेश लिखा। उन्होंने छात्रों को कैलीग्राफी के लिए ब्रश पकड़ने का तरीका भी सिखाया। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल शंघाई के एक स्कूल के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें चीनी शिक्षक भारत के बच्चों को चीनी भाषा और मार्शल आर्ट की शिक्षा देते हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।